A very good morning, students. After discussing the terminology related to the signal propagations as well as the communication propagations, today we are going to discuss about the most important part of this propagations of the signals. ठीक है, हम signals को क्या कहते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं. These are called रेडियो वेव्स बोला जाता है. ठीक है, तो ये रेडियो वेव्स को हम एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट कर रहे हैं. समझ रहे बात ये. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो इसके लिए हम अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज करते हैं. ठीक है, तो आज हम उन्हीं ही मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जो हम रेडियो वेव्स भेज रहे हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उसी की अलग अलग टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोपगेशंस करते हैं. ठीक है, हमारा अपना पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेट किया जाता है उन वेव्स की हेल्प से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है सबसे पहले बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं वैसे तो. ठीक है, कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज द ग्राउंड वेव, जिसको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. सेकेंड होती है आपके पास स्काई वेव, देन आफ्टर स्पेस वेव. ठीक है, ये तीन तरह की वेव प्रोपगेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. आज हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं. ठीक है, क्या होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन? इन विच those waves in which the waves is guided by the ground. समझा रही है? मतलब अर्थ सरफेस जो है इसको गाइड कर रहा है, उसी के थ्रू क्या हो रही है, ये प्रोपगेशन जो है वो होती है. ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो. दिस इज द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. फॉर दैट दिस वन इज द अर्थ सरफेस. ठीक है, वी आर यूजिंग दिस एंटीना हियर and this one is the receiving antenna here and the wave is propagating along this. ठीक है, यानी कि दिस वेव इज गाइडेड बाय द अर्थ सरफेस. कौन इसको गाइड कर रहा है? अर्थ सरफेस गाइड कर रहा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस वेव इज कॉल्ड एज द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोला जाता है इसको. क्लियर हुई बात है? ठीक है, द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन नथिंग बट इट इज द गाइडेड बाय द अर्थ सरफेस. कौन सरफेस गाइड कर रहा है इसको? अर्थ सरफेस गाइड कर रहा है. ठीक है, अर्थ सरफेस नहीं होगा तो दिस वेव्स कैन नॉट बी प्रोपगेट. क्लियर हुई बात है? बट ये जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशंस होती हैं इसमें लिमिटेशंस बड़ी ज़्यादा है. ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, देखो लिमिटेशंस क्या होती है. दिस कैन बी अ रेंज अप टू द 1.5 मेगाहर्ट्ज. यानी इसको हम सिर्फ 1.5 मेगाहर्ट्ज तक ही यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स इट हैज अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को है हम इसमें भेज सकते हैं. अब मान लो अगर मुझे एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सेंड करना है तो आई कैन नॉट सेंड थ्रू दिस वेव, ग्राउंड वेव का यूज करके. ठीक है, मैं इस ग्राउंड वेव का यूज करके उसको सेंड ही नहीं कर पाऊंगा. उसकी रीजन भी करेंगे हम डिस्कस कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो इसकी रेंज जो होगी दैट इज ओनली अबाउट द 1.5 मेगाहर्ट्ज. बट मोस्टली इट इज रिकमेंडेड दैट वी विल यूज द 1 लेस देन द 1 मेगाहर्ट्ज. ठीक है, हमें ये रेकमेंड किया जाता है कि हम जब अगर यूज कर ही रहे हैं ग्राउंड वेव तो इट शुड बी लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज फॉर द बेटर रिसेप्शन और कम्युनिकेशंस. ठीक है, जो हम यूज करेंगे तो कौन से लेस देन 1 मेगाहर्ट्ज, ताकि हम उसमें बेटर रिसेप्शन कर सके और बेटर उसकी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट की जा सके. क्लियर होगी बात नहीं? ठीक है, अब दिस इज द लो एनर्जी सिग्नल्स. ये जो सिग्नल्स होते हैं ये लो एनर्जी है. ऑब्वियस ही बात है, फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता है? E इक्वल टू एच न्यू. अरे जब फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी. तो यानी कि जो लो एनर्जी सिग्नल्स होंगे हम सिर्फ उन्हीं को ही इसके थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं. अगर हाई एनर्जी सिग्नल्स है दिस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. समझ रही बात नहीं? ठीक है, नेक्स्ट there is some of the factors which used or which the restricted this ground surface to a very few kilometers. यानी कि अगर हमें इसकी डिस्टेंस में रेंज देखनी है, डिस्टेंस रेंज देखते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स टू द 10 to 15 किलोमीटर्स तक की रेंज के लिए ही इसका यूज किया जाता है. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? देखो, there is some of the factors which depends upon this ground wave. क्या होता है? तो सबसे पहला एटेन्युएशन. क्या होता है? एटेन्युएशन लो होनी चाहिए इस केस में. एटेन्युएशन होती क्या है? देखो, जब हम वेव्स को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होगा? एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है. ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट.
and due to this positive negative part induced charge produces on the earth surfaces। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हमारा अर्थ जो होती है कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल की तरह ही कंसीडर करते हैं, बट जैसे ही ये वेव ट्रांसमिट करती है तो कुछ इस तरीके से ये चार्जेस को इंड्यूस कर सकती है। एंड ऑल वी नो दैट यहाँ पे जो चार्जेस हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, जबकि इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ का, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस जिन चार्जेस के बीच में ज्यादा है फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये लेस इफेक्ट करेंगे जबकि ये ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्जेस हो रही है इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये जो वेव यहाँ से ग्राउंडर से गाइडेड हो रही है, इसको कर रहे हैं न्यूट्रलाइज कर दे रही है। समझे बात, क्या कर दे रही है, इसको न्यूट्रलाइज कर दे रही है, यानी कि इसकी एनर्जी को लो कर दे रही है। ये जो एनर्जी हम भेजते हैं इसकी पावर को लो कर दे रही है, एनर्जी या फिर पावर इसकी लो होती चली जा रही है। ऑब्वियसली अगर पावर लो हो रही है, जितनी ज्यादा ये ग्राउंड के साथ अटैच करेगी, उसको स्ट्राइक करेगी, तो उसकी इतनी ही ज्यादा पावर क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी। अल्टीमेटली इट गेट डाइड, खत्म हो जाएगी वो वेव, मतलब उस वेव को इतनी पावर ही नहीं रहेगी कि वो आगे पहुंच सके। दैट्स व्हाई इट्स रेंज अप टू द फ्यू किलोमीटर हर्ट्ज टू द 10 किलोमीटर हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर तक ही हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पावर जो है वो कम होती चली जा रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एट्यूनेशन। ठीक है, क्या हो जाता है, इसको एट्यूनेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर सपोज कर लो एट्यूनेशन यहाँ पे मैंने लो रखी है, लो रखने का मतलब क्या है, जितनी कम एट्यूनेशन होगी उतनी ही दूर तक ये स्ट्रांगली रिसीव कर पाएंगे हम इसको। ठीक है, हम मान लो इसके कंपैरिजन में मैंने क्या किया, यहाँ पे इस टावर से इस टावर के बीच की डिस्टेंस सेम ही रखी, लेकिन फ्रीक्वेंसी की बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। अब देखो जब मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूं तो ये कितनी बार इसके साथ स्ट्राइक हुई। ठीक है, देखो कितनी बार स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है 1 2 3 टाइम्स, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हो, वो वेव जो है अगर मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हाई कर रहा हूँ इसके कंपैरिजन में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई कर दी तो एट्यूनेशन क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। अरे एट्यूनेशन इंक्रीज करके तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी तो बड़ी जल्दी ही ये वेव क्या होगी, डाइड ऑफ हो जाएगी, मतलब ये आगे तक रिसेप्शन को हम उसको कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर होगी बात ये। सो दैट इज द मेन फैक्टर ऑन व्हिच दिस ग्राउंड वेव डिपेंड्स। इसलिए हम यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया तो एट्यूनेशन हो जाएगी, एट्यूनेशन हो जाएगी तो हम इसको ज्यादा डिस्टेंस तक फेंक नहीं सकते, मतलब उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, हमें एट्यूनेशन को लो रखने के लिए वेवलेंथ हमें हाई रखनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उतना ही पावर की रिसेप्शन जो है ज्यादा आ जाएगी। क्लियर हुई बात ये। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द एट्यूनेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, यही वजह है कि हमारे पास ये ग्राउंड वेव जो है उनकी ज्यादा रेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी वाली वेव अगर हम सेंड कर भी देते हैं तो एट्यूनेशन ज्यादा हो जाएगी, एट्यूनेशन ज्यादा हो जाएगी मतलब एनर्जी में लॉस हो जाएगा, एनर्जी में लॉस हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को इसमें ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है इसमें। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक रीजन फॉर द एट्यूनेशन मस्ट बी लो। एट्यूनेशन लो रखने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी, और वेवलेंथ जो है इसकी ज्यादा रखनी पड़ेगी, यानी कि वेवलेंथ जो है इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा रखनी पड़ेगी। सो दैट पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड एज द एट्यूनेशन। क्लियर हुई बात। यही वजह है कि इस ग्राउंड वेव प्रोपगेशंस में हमारी रेंज जो है वो सिर्फ 1.5 मेगाहर्ट्ज तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है। लो एनर्जी सिग्नल्स है उसी को हम भेज सकते हैं, ज्यादा एनर्जी के सिग्नल्स होंगे उसको हम यहाँ से ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द फैक्टर इज द डिफ्रैक्शन इज वेरी हाई। डिफ्रैक्शन क्या होती है, इसमें बड़ी ज्यादा हाई होती है। डिफ्रैक्शन होता क्या है, इट इज द बेंडिंग ऑफ द, बेंडिंग क्या होती है, बेंडिंग ऑफ द सिग्नल्स, ये बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन इट स्ट्राइक टू द हार्ड सरफेस। क्या होता है,
जब ये हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो इसकी बेंडिंग होने की पॉसिबिलिटी बड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एंटीना से ये वेव्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू दिस वेव। क्लियर है? तो क्या होगा, जैसे हम वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ये बेंडिंग एंगल जो है हमारे पास ये यहाँ से, ठीक है, ये बेंडिंग एंगल हर जगह पे ये इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, बेंडिंग एंगल जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफ्रैक्शन ज्यादा होती है। अल्टीमेटली ये एंगल पैरेलल हो जाएगा किसके, अर्थ सरफेस के। दैट मींस the wave is parallel to the earth surface, that means it is the dead wave, मतलब इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि डेड हो गई है वेव। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ही इसमें वेव में लॉस होता चला जाएगा। क्लियर होगी बात ये? सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डिफ्रैक्शंस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्राउंड वेव सिग्नल्स हैं, कि आप पूछोगे सर इसको यूज कहाँ पे करेंगे ना हम, ये जो ग्राउंड वेव सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे हम देखा होगा पुलिस वालों के पास क्या होता है, वॉकी टॉकीज होते हैं। ठीक है, हम भी घरों में यूज करते हैं वॉकी टॉकी। ये जो वॉकी टॉकी यूज करते हैं हम घरों में, सो दे आर फीडेड विद द ग्राउंड वेव प्रोपगेशंस। वो किस कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ग्राउंड वेव, क्योंकि उनको की ज्यादा रेंज होती नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस पर जा करके थोड़ा क्या होता है, डाइड ऑफ हो जाते हैं, तो इनकी रेंज होती ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम इन्हीं का ही यूज करते हैं। जैसे आपका पुलिस का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, 10 to 15 किलोमीटर तक का एरिया होता है, तो उन्होंने वॉकी टॉकी लिया होता है, तो वो उस 10 to 15 किलोमीटर तक बेटर रिसेप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वॉकी टॉकीज वगैरह के लिए हम इसका यूज करते हैं, ग्राउंड वेव का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को भेजना होता है। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं वॉकी टॉकीज के लिए, इन्हीं ग्राउंड वेव का यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड वेव। ठीक है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशंस क्या होती है, ये फ्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, तो इसको आप नोट कर सकते हो। क्या है, गाइडेड बाय द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस गाइड होती है, रेंज कितनी है इसकी, लो सिग्नल एटेन्यूएशन लो रखी जाती है, और डिफ्रैक्शन जो होती है हाई होती है, डिफ्रैक्शन जो है हाई हो रही है। ठीक है, इसी की वजह से। क्लियर होगी बात सारी है? तो दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड वेव प्रोपगेशंस। ठीक है, वन मोर थिंग, इसकी जो वेवलेंथ जो है, एंटीना की हाइट जो होती है, ठीक है, हाइट ऑफ द एंटीना, ठीक है, एंटीना की हाइट जो होती है दैट मस्ट बी इक्वल टू द लैम्डा बाय 4। कितनी रखी जाती है, लैम्डा बाय 4। क्लियर होगी बात की? यानी कि लैम्डा का 4th पार्ट, जितना लैम्डा हो गया, लैम्डा हाई होता है, उसके 4th पार्ट में जो इसका एंटीना का साइज रखा जाता है। क्लियर होगी बात ये? तो दिस विल बी ऑल अबाउट द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। थैंक यू ऑल।